नमाज का कार्यक्रम सड़क पर नहीं होता। पिछले वर्षों का भी आपका इतिहास रहा है। वर्ष 2024 का भी मैंने जो रजिस्टर देखा और एडिशनल साहब ने मुझे बताया, कहीं भी किसी भी सड़क पर नमाज संपन्न नहीं हुई। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं कानपुर में गत वर्ष था, तो कानपुर में यूपी की सबसे बड़ी ईदगाह है। 1.5 लाख लोग नमाज एक साथ पढ़ते हैं, लेकिन वहां संख्या ज्यादा रहती थी। तो हम लोगों ने जितने इंतजामिया कमेटी के मेंबरान थे, सभी से वार्ता करके उनकी सहमत से उसकी शिफ्ट बनवा दी। 2 शिफ्टों में नमाज संपन्न हुई, जिससे कि उनकी 1.5 लाख के बाद के जो लोग थे वो भी दूसरी शिफ्ट में आकर के ईदगाह में नमाज पढ़ सके। उसके लिए 1 घंटे का समय अंतराल दिया गया। प्रथम नमाज हमारी 8 बजे संपन्न हुई और दूसरी नमाज हम लोगों ने 9:15 बजे जो है उसको आयोजित किया, और सब के सब मिल करके बहुत अच्छे तरीके से वो नमाज संपन्न हुई। कहीं कोई समस्या नहीं आई, बहुत अच्छे तरीके से सब के सब उनके स्वयं सेवक इंतजामिया कमेटी के लगभग जो है 70-75 आदमी खड़े होकर के और पूरा कैसे उनको अंदर बैठवाना है। बाहर जो ड्यूटियां थी, चेकिंग स्टाफ था, क्योंकि चेकिंग होती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी असलहा आदि लेकर के अंदर प्रवेश न करे या आपत्तिजनक वस्तु न लेकर के अंदर जाए। तो उनके भी मेंबर्स हर गेट में पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिलाकर के कार्य किए। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से जो है हमारा ईद की नमाज संपन्न हुई। यदि कहीं कोई समस्या है, जगह कम है, तो उसको हम शिफ्ट में कर सकते हैं, समस्या ही नहीं आएगी। इसी तरह से मस्जिद में भी नमाज पढ़ना है, उसको भी हम शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, जिससे इस तरह की कोई सड़क पर पढ़ने की समस्या उत्पन्न ना हो। ये एक सजेशन के रूप में, यहाँ इस तरह की कोई समस्या नहीं है, लेकिन यदि कहीं कोई समस्या उत्पन्न हो रही हो, आ रही हो, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि एक विकल्प, लेकिन पहले से हमारे जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, आपके ईदगाह के लोग हैं या जो मस्जिद के लोग हैं, वहाँ के जो प्रबंधन कमेटी है, वो लोग पहले से लेकिन इसकी तैयारी कर लेंगे, लोगों में वार्ता कर लेंगे, जिससे उसके बारे में सबको जानकारी रहे। अचानक से आप कोई चीज निर्धारित करेंगे, कार्यक्रम कर रहेंगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा और वो आपसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इसलिए पहले से ही हमारे जामिया कमेटी के लोगों को अपने लोगों से सबसे वार्ता कर लेनी होगी, और साथ ही साथ प्रशासन को भी आप अवगत करा देंगे, जिसके उसी के अनुरूप सुरक्षा प्रबंध भी किए जा सके। ये बात मेरी ठीक है? ठीक है। अगली बात होती है जो तरावी होती है। शादी का समय चल रहा है, तो उस समय भी यदि हमारी तरावी हो रही है या नमाज का वक्त है, तो उस समय आप यदि अपनी शादी की पार्टी को, मैरिज पार्टी जा रही है, डीजे बज रहा है, तो ऐसी स्थिति में या तो आप उस समय पहले ही अपने डीजे को, अपनी पार्टी को निकाल करके आगे बढ़ जाएं, और यदि आप नहीं बढ़ पाए हैं और वहां से निकल रहे हैं, तो कृपा करके उस समय शांत रहें, थोड़ी देर को अपना डीजे बंद करके शांति से निकल जाएं। कोई समस्या नहीं होगी, आप पार कर जाएंगे। आप पार करने के बाद आगे आप अपना, और वॉल्यूम भी धीमा रखना चाहिए, क्योंकि आपके जो पार्टी के लोग हैं उन्हीं को सुनना है गाना, बाहर के लोगों को सुनाई नहीं पड़ता, ना सुनना भी नहीं है। जो आपकी गैदरिंग है उन्हीं को सुनना है, तो हम किसको सुनाना चाहते हैं? इतना शोर करके, इतना शोर मचाते हैं, उससे कुछ समझ में भी नहीं आता है। तो हमेशा जो संगीत आप सुन रहे हैं, तो वो आपके लिए कर्कश नहीं होना चाहिए, मेलोडियस यानी मधुर होना चाहिए। तो मधुर होगा यदि वॉल्यूम धीमा होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद कहीं भी माइक नहीं बजेगा, कहीं पटाखे नहीं चलेंगे रात्रि 10 बजे के बाद।
तो उसका पालन करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो दिशा निर्देश हैं वो बड़े व्यापक हित में, हम सबके हित में हैं। लगता तो है क्षणिक कि अरे देखिए हमको ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये हमारी पटाखे नहीं चलने दे रहे, हमारा माइक नहीं बज रहा, वो ध्वनि, बड़ी तेज ध्वनि, वो बहुत शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होती है, बहुत नुकसानदेह है। और किसी को जिद नहीं करना चाहिए। ये माइक आप देखिए, आज से 50 साल पहले माइक नहीं था। ये सब चीजें अभी की हैं, कोई परंपरागत भी नहीं है, इसलिए इन सब के लिए कभी कोई जिद नहीं करना चाहिए और बहुत नुकसानदेह है। आप सभी ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, आजमगढ़ में एक जगह डीजे बज रहा था और इतनी तेज आवाज थी कि उसमें दीवार गिर गई और कई लोग दब गए थे। पढ़े होंगे, ये 7-8 महीने पहले की बात है, लगभग साल भर होने जा रहा है। इसकी जो वाइब्रेशन होती है बहुत खतरनाक होती है। आपका जो मोबाइल है, ये भी आप लगातार जो है अपने सिर के बगल में जो है मोबाइल रख करके सोइए, 5-6 महीने आपको तमाम तरह की बीमारियां ना हो जाए तो फिर बताइएगा। तो बहुत सारी इसकी वाइब्रेशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आवाज भी अधिक तीव्रता की वो हमारे लिए सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो इसका भी ध्यान में रखना। यानी रात्रि 10 बजे का यदि नियम है तो उसको हमको पालन करना चाहिए। ये पालन करने के लिए ही रूल्स रेगुलेशन, तमाम सारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। यदि वो 2 साल अभी और उनकी जिंदगी होती और हार्ट बीट बढ़ गई, अचानक से ज्यादा तेज ध्वनि आई और उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो गई, घटना घट गई, तमाम तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसका जरूर पालन करना चाहिए। लाउड स्पीकर के संबंध, लाउड स्पीकर की क्षमता भी जो हमारा कार्यक्रम स्थल है, जो पैमाइश है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, उसी की पैमाइश पे ही उसकी आवाज जानी चाहिए, उसके बाहर नहीं जानी चाहिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। हमको कोई ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित, जो अपने अनुकूल ना हो तो दूसरे के लिए भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसको भी ध्यान में रखना है। बार बार सरकार के दिशा निर्देश हैं कि वॉल्यूम कम किए जाए, वॉल्यूम कम किए जाए, तो निश्चित रूप से इस पर भी कोई कहे ना, टोका टोकी ना करे, रोकने का प्रयास ही ना हो, खुद से ही उसको वॉल्यूम को धीमा कर लेना चाहिए। कोई भी धार्मिक स्थल हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसका वॉल्यूम धीमा होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना। इसी तरह से हमारा होली का जो पर्व है, 13 तारीख को होलिकाएं जलेंगी, तो होलिकाएं जहां जहां भी जलें उसको जरूर देख लिया जाए, बिजली के तार ऊपर तो नहीं है, अन्य कोई पास में मकान तो नहीं बन गया, कोई नुकसान तो नहीं हो सकता। और यदि दूसरे समुदाय का मकान है तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, उनकी भावनाओं की भी कदर करते हुए, जिससे कि हमारा जो है होलिका दहन भी हो जाए और किसी को कोई दिक्कत भी ना हो, इसका भी ध्यान में रखना। 14 तारीख को जो रंग खेला जाएगा, रंग के बारे में भी ध्यान रखना है, क्योंकि होली साल में एक बार आती है, तो होली के लिए जो निर्धारित समय हो जाए, सबसे वार्ता करके, आज सभी सम्मानित नागरिक जन यहाँ उपस्थित हैं कि 1:30 बजे तक रंग खेल लिया जाए। 1:30 बजे के बाद सभी जो है, जो हमारे इमाम साहबान हैं, मौलाना साहबान हैं, उनसे वार्ता, चौकी प्रभारी और कोतवाल साहब एक एक करके वार्ता करके उनका टाइम डिसाइड करा दें कि दोपहर की नमाज इतने बजे होगी। 14 तारीख को हमारा जुमा भी है, तो उसका टाइम निर्धारित हो जाए। मान लिया कहीं उनकी 1 बजे होती हो, कहीं 12:30 बजे होती हो, तो एक रंग भी, जिससे कि रंग का एक सायरन बज जाए और उसके बाद फिर रंग ना जो है खेला जाए। यदि बहुत किसी को आवश्यकता है तो अपने घर के अंदर खेले, घर के अंदर, लेकिन बाहर सड़कों में, गलियों में रंग फिर 1:30 बजे के बाद ना खेला जाए। ये भी एक डिसाइड हो जाएगा। तो हमारे जो नमाजी लोग हैं
जुमा की नमाज संपन्न करना है तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइए आप सभी लोग, एक डिसाइड हो जाए और उसके बाद फिर रंग नहीं है। और फिर आदमी आपको शाम को भी खेलना है तो आपको अबीर गुलाल लगा दीजिए, आप गैदरिंग करिए अपने पार्क में, स्कूल में, खेत में, जहां भी आपका फार्म हाउस हो, आप इकट्ठा हुइए, बुलाइए। और सहमत से दूसरे समुदाय के भी लोग सहमत से आते हैं, आप बुलाइए, शहर से बुलाइए, लेकिन किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, इसका भी ध्यान में रखना है। दूसरे के समुदाय का जो है धार्मिक स्थल है उसमें भी नहीं पड़े, इसका भी ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीजें खुद से जब ध्यान रखेंगे तो कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। इसी तरह से हमारा 28 तारीख को अलविदा की नमाज होगी, 28 मार्च को। उस समय भी सारे प्रबंध ठीक तरीके से रहें। और जो 30 और 31 को जब भी हमारी ईद की नमाज हो तो हमारे प्रतिबंधित जानवर आदि सब बाड़े में हो जाएं। सारे हमारे चौकीदार जो जितने भी लोग हैं उनका भी गुरुतर दायित्व रहेगा कि उस पर भी ठीक तरीके से उनको जो उनका स्थल है वहां पर उनको रखवा दें, उनकी चाबी थाने पर आ जाए, इसको भी कर लेंगे तो हमारी नमाज भी बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगी। और बढ़िया बढ़िया अच्छे तरीके से मीठी सिवैयां फिर जाकर के नमाज संपन्न होने के बाद आराम से खाइए पीजिए, बहुत अच्छे से गले मिलिए, मुबारकबाद दीजिए। लेकिन ये सारी चीजें व्यवस्था करके ठीक तरीके से हमारी नमाज संपन्न हो। तो ये भी ईद की नमाज के संबंध में भी तैयारी सभी को करना है। जब सभी लोग लग जाएंगे तो ये सारे पर्वों की बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। हमारी फसलें भी तैयार हो रही हैं तो इस पर भी ध्यान रखना है, कहीं अग्नि का कहीं प्रकोप न होने पाए उसकी भी सावधानियां बरतनी है, इस पर भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा किसी का फिर बस नहीं चलता और बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं। तो आग से बचने का भी प्रयास करना चाहिए। और अग्नि के जो उपकरण होते हैं वो भी बड़े अब सस्ते आने लगे हैं, जरूर खरीद करके रखने भी चाहिए और उसकी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। यदि कहीं कोई आग लग जाए विद्युत के शॉर्ट सर्किट से, तब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी आए, उसके पहले बड़ी घटना हो तो उसके पहले हमको स्वयं को भी प्रयोग करके देख लेना चाहिए घरों में, जिससे हम छोटा मोटा बचाव कर लें, घटना घटित ना होने पाए। सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि इस तरह की कोई घटना कारित ना होने पाए, ये भी ध्यान में रखना है। ये तो पर्वों के संबंध में मुझे आप सभी से शेयर करना था। शेष आपके क्षेत्र में क्राइम कंट्रोल निश्चित रूप से आप लोगों ने सबने ठीक अपूर्ण अपना सहयोग दिया है। सारी घटनाएं मैंने देखा कि एक में जब आया था तो एक डकैती अनवर्कआउट पड़ी थी, एक मीटिंग चल रही है तो अनवर्कआउट वो डकैती भी बहुत अच्छे तरीके से वर्कआउट हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से उसमें सारे मुलजिम पकड़े गए, अभी भी जेल में हैं, सारी कार्रवाइयां हुई। तो ये जो अपराध हैं इन पर तो नकेल कसनी ही चाहिए, कहीं लूट नकबजनी की घटना कारित ना हो। आपके जो महिला अपराध हैं कहीं छेड़छाड़ की घटना नहीं होनी चाहिए। और जो कानून है उसका हम सबको पालन करना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर है 112, सबको कंठस्थ होने चाहिए। किसी भी संकट की स्थिति में जरूरत पड़ जाए तो 112 नंबर जरूर कॉल कर लेना चाहिए। 112 नंबर सबको, अपने परिवार के सारे मेंबर्स को, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, सबको मालूम होना चाहिए कि 112 नंबर हमारा इमरजेंसी नंबर है। और आजकल एक क्राइम और आ गया है, डिजिटल क्राइम। हम लोग कंप्यूटर सब लोग प्रयोग करने लगे। अभी कुछ दिनों बाद रोबोट आ जाएंगे, शहरों में रोबोट काम करना शुरू कर दिए। जो मनुष्य काम करता है, मान लिए पानी पिलाना है तो भी हमारा आदमी लेके खड़ा रखता है। हो सकता है 4-5 महीने बाद रोबोट सस्ते हो जाएं और आप सब रोबोट खरीद करके उसी से कार्य लेना शुरू कर देंगे। मशीन, रोबोट मशीन, और उस रोबोट को
चाहे पुरुष के कपड़े पहना दो, चाहे महिला के कपड़े पहना दो, और उसमें सेंस भी है। आपने देखा होगा, आप अपने घरों में दरवाजे लगाते हैं, वो सेंस से ही बंद हो जाते हैं, खुल जाते हैं। बहुत सारा कार्य जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई है, उससे कार्य होने लगा। और सबके सब टेक्नोलॉजी का प्रयोग, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मोबाइल का प्रयोग ना कर रहा हो। कर रहे कि नहीं कर रहे? सब कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई देशों में बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही है। अपने यहां भी जो ट्रेन चल रही है अभी मेरठ से, रैपिड वाली, वो बिना ड्राइवर की चलती है। तो टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, विज्ञान है, वो विकास कर रहा है। कल को आप भी प्रयोग करेंगे। आपका खाना बढ़िया गरम गरम रोबोट बना करके दे देगा। जैसी सब्जी चाहिए, जैसी दाल चाहिए, जैसी रोटी चाहिए, जैसे सब्जी, जो भी आपका मीठा चाहिए, सब बना के दे देगा। तो थकेगा भी नहीं। मनुष्य तो थक भी जाता है, वो थकेगा भी नहीं। तो युग है, एआई का युग है। लेकिन जितनी जो है सुविधा बढ़ रही है, यदि हमारी सावधानी जो है जरा सा भी हट गई तो हमारे साथ दुर्घटना घटित हो जाती है। आपने देखा होगा अब साइबर क्राइम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? साइबर क्राइम। तमाम सारे ठगी करने वाले गिरोह उत्पन्न हो गए हैं और बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं। अब ये तकनीक भी पढ़े लिखा का कार्य है, तो अपराधी भी पढ़ा लिखा होने लगा। पढ़ा लिखा अपराधी, साइबर क्राइम। आपने मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल किया तो अपराधी भी वीडियो कॉल करेगा। आपसे बात कर लिया, आपकी आवाज ले लिया, उसको स्टोर कर लिया, आपकी फोटो ले लिया, दूसरे का शरीर आपकी फोटो के साथ लगा दिया, और बाद में आपके लोगों के बारे में जानकारी करके दो चार को भेज दिया और बताया कि देखिए ये आदमी इस तरह से है। आपके जो है जो फेम है, प्रतिष्ठा है, मान है, उसको कम करने का प्रयास किया। आप डर जाएंगे कि कैसे होगा। तो तत्काल वो कहेगा कि आप देखो ये पुलिस वाले हैं, ये सीबीआई वाले हैं, आईबी वाले हैं, ईडी वाले हैं, इतना पैसा जमा कर दो इस खाते में। आप डर के मारे पैसा जमा कर देंगे। ठगी के शिकार हो गए। किसके शिकार? ठगी के। वो पीछे सब लैब बनाए रखेंगे, पुलिस वालों के झंडे दिखेंगे, पुलिस का थाना दिखेगा, सब बड़े बड़े बैठे। तो वो सब के सब क्या करते हैं, कंप्यूटर से ही बना लेते हैं और आदमी सामने वाला डर जाता है। ठगी के शिकार डिजिटल अरेस्ट कर देंगे। आप सामने कैमरे में ही रहेंगे, आप हट ही नहीं सकते हैं। बता दिए कि आपके बच्चे के नाम देखिए ये पार्सल आया हुआ है, इस पार्सल में तो नशे की चीज है। आप डर जाएंगे, ये कहां से बला आ गई, इससे बचने का क्या उपाय है। ओटीपी, आप बैंक से पैसा निकालते हैं, ओटीपी आता है कि नहीं आता, सभी जानते हैं। तो ये इसको अब जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सबको। अपने चाहे बच्चा आपका प्रयोग कर रहा हो, चाहे आप प्रयोग करें, लेकिन उसके बारे में मोटी मोटी जानकारी जरूर कर लेनी चाहिए, अन्यथा कभी भी कोई ठगी का शिकार हो जाएगा। नए नए शब्द आने लगे। पहले डिजिटल अरेस्ट कभी नहीं सुनाई पड़ता। अरेस्ट तो होता था लेकिन डिजिटल अरेस्ट नहीं सुनाई। और बड़े बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं और बड़े बड़े ठगी के शिकार भी हो रहे हैं। पता चलता है 1.5 करोड़ रुपए निकल गया, 2 करोड़ रुपए निकल गया खाते से। कोई डॉक्टर पकड़ा जो है उसमें ठगी का शिकार हो रहा है, कोई इंजीनियर हो रहा है, कोई वैज्ञानिक हो जा रहा है। तो जब इतने बड़े बड़े जानकारी वाले, लगता है पढ़े लिखे लोग ठगी के शिकार, तो हम तो आम इंसान हैं। इसलिए बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या जरूरत है? सावधानी, बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। इसके बारे में जरूर जानकारी करना चाहिए, जिससे कभी भी इस तरह की कोई घटना किसी के साथ होने ना पाए। नशे का कारोबार पड़ोसी प्रदेश में, पंजाब में बहुत जबरदस्त। अपने यहां इस तरह का कारोबार न बढ़ने पाए और नशे से दूर रहना है। किससे दूर रहना है? नशे से दूर। नशा घातक है, बहुत घातक है, तो इसको भी ध्यान में रखना।
यदि कहीं है तत्काल शेयर करना चाहिए, पकड़वाना चाहिए, कार्य करना चाहिए। अपराधी कभी भी अपने नहीं होते। अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपराधी तो अपराधी है। अपराध करने का तरीका भी, और अपराधी और अपराध के जो अपराध है तो सबके सब हमारे समाज के लिए घातक है। तो इसको भी ध्यान में रखना है और हम सबको मिल करके अच्छे तरीके से जीवन जीना चाहिए। जीवन जीने के लिए संकल्प लेना चाहिए कि हम सब बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे और शामली जनपद में हम अपनी भूमिका देते हुए सबसे समृद्धशाली जनपद बनाएंगे। किसको? शामली को। यूपी का सबसे समृद्धशाली जनपद, सबसे सुंदर जनपद, सबसे भव्य जनपद। अभी 7 तारीख से 10 तारीख तक शामली महोत्सव का आयोजन है बीबीडी डिग्री कॉलेज प्रांगण में, जिसमें 7 तारीख को स्वच्छता कार्यक्रम सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा। स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। हम आप जब भी विदेश जाते हैं कहते हैं वहां बड़ी सफाई है, बड़े शहर में बड़ी सफाई है। हम सबको भी सफाई के प्रति कॉन्शियस होना चाहिए। सबको, जब सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो हमारा क्षेत्र साफ सुथरा हो जाएगा। बहुत हरा भरा क्षेत्र है, प्रदूषण रहित क्षेत्र है, लेकिन इसको बचा के रखना है, बचा के रखना है। दिल्ली वाले तो कहेंगे चलो यही स्थल है हमारे लिए, शहर के लिए। ऐसा शामली है, आपका क्षेत्र है प्रदूषण रहित, सुंदर शहर, सुंदर क्षेत्र, बाग बगीचे हैं, फसलें हैं, ये कहां मिलेगा? ये टूरिज्म बढ़ेगा। जब ग्रामीण जो आपका टूरिज्म है उसके लिए ये हब है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसको बचा के रखना, बहुत बचा के। तो ये कार्य करने हैं। इतनी बात मुझे आप सभी से शेयर करनी थी, बात करनी थी। और निश्चित रूप से आज चौकी क्षेत्र से ही जो चौकी के कार्यक्रम अभी आपका सौंदर्यीकरण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, आप सबके सहयोग से, उसमें आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सभी को अपनी तरफ से, पुलिस परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही आने वाले दिनों में आपका जीवन सुखद हो और सुखद भविष्य की भी कामना करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप में से कोई भी अपने सुझाव देना चाहें, मैं अपने, चूंकि आपको संबोधित, मैं किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया, क्योंकि सबके सब यहाँ सम्मानित है मेरे लिए, सबके सब आदरणीय है, सबके सब संभ्रांत हैं। कोई धर्म के मामले में है, कोई किसान के मामले में है, कोई जनप्रतिनिधि के मामले में है, तो सभी के सभी जो भी आमंत्रित सदस्य हैं सब सम्मानित है, सब सम्मानित है। और ये एक दूसरे का जो सहयोग है ये हमेशा बना रहता है, तो हम सब मजबूत बनते हैं। पुलिस आपके लिए है और आप हमारे सहयोग के लिए। ये जो एक तालमेल है वो अक्षुण्ण रहना चाहिए और हम सब मिल करके अपराध विहीन क्षेत्र बनाने का संकल्प लेते हैं, भयमुक्त वातावरण बनाने का संकल्प लेते हैं। इस क्षेत्र को भयमुक्त वातावरण और अपराध विहीन क्षेत्र बना करके रहेंगे और अपने जीवन को सुखमय रखेंगे। हमारा जीवन सुखमय भी होगा, स्वस्थ भी होगा और पवित्र भी बनेगा। तभी हम 2047 में विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत, तो 2047 में हम सब विकसित भारत के अंग बन जाएंगे और यहाँ का योगदान रहेगा। शामली का योगदान देश की आजादी में इतना बड़ा योगदान रहा। खेल के क्षेत्र में यहाँ की कई प्रतिभाएं हैं, ब्यूरोक्रेसी में कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बड़े उन्नतशील किसान हैं, बहुत कई लोगों में हुनर है। कई लोग मैंने देखा विदेशों में बड़ा बड़ा कारोबार है यहाँ के लोगों का। वो व्यक्तिगत रूप से जब मिलते हैं तो लगता है कि कितनी उन्नति कर रखी है कई लोगों का, आपके क्षेत्र के भी कई लोगों का है। इसलिए मैं आप सभी से बताना, हम लोग आपस में जानते नहीं रहते हर क्षेत्र में, और शिक्षा के प्रति भी सभी को सचेत रहना चाहिए।
अपने परिवार के सारे बच्चों को हमेशा अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। और यदि किसी से कर्ज भी लेना पड़े तो जो है शिक्षा के लिए जरूर लीजिए। क्या के लिए? बच्चे की शिक्षा के लिए जरूर लीजिए, जरूर पढ़ाइए। वो भले ही पढ़ लिख करके अच्छा किसान ही बने, लेकिन अच्छा किसान, अच्छा वैज्ञानिक, अच्छा उद्यमी, अच्छा ट्रेडर्स, अच्छा धार्मिक वक्ता, लेकिन सब पढ़ लिख कर अच्छा बने, इसको भी ध्यान में रखना है। इतनी बातें मुझे आप सभी से बतानी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा बोल रहा है उसके लिए?